उत्तर प्रदेश से कुछ पीड़ित यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। जानते हैं कि आखिर ये क्या कहती हैं। आप अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ यहाँ पहुँची हैं, क्या वजह है? वजह यही है, आए दिन मेरे हस्बैंड को जेल पहुँचा देते हैं ये लोग, आए दिन नए नए मुकदमे लगाते हैं इनके ऊपर। पुलिस जब ये नहीं होते हैं घर पर तो पुलिस हमारे पास आती है, हमसे बदतमीज़ी करती है, एब्यूज़ यूज़ करती है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। यहाँ तक कि ना इनके पास कोई अरेस्ट वारंट होता, ना इनके पास कोई सर्च वारंट होता, और ना ही इनके पास कोई लेडी पुलिस होती है जिसके ज़रिए ये घर में आ सकें, लेकिन ये डायरेक्ट आते हैं घर के अंदर। अभी लास्ट टाइम 4-5 दिन पहले मेरे बच्चे जब घर पे थे, मैं थी नहीं घर पर, तो बच्चे मेरे डर के मारे लॉक नहीं खोल रहे थे, तो मेरे बच्चों के साथ, ये मेरी बच्ची है 11 साल की है, ये वो 12 साल की है, इनके साथ एब्यूज़ इस्तेमाल किए इन लोगों ने। और उसके बाद बोलते हैं कि अगर तुम ताला नहीं खोल रही हो ना, लॉक नहीं खोल रही हो, तो हम तुम्हारे पापा पे और भी गंदे गंदे मुकदमे लगाएंगे। अब इसी के रहते जब भी कोई मसला इनके ऊपर लगाते हैं, जब पुलिस हमें परेशान करती है, तो मुझे अपने बच्चों को लेके फ़रार होना पड़ता है घर से। मैं अपने घर से बेघर रहती हूँ। मेरा घर है अलीगढ़ में, बहुत बड़ा घर है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे घर से फ़रार रहना पड़ता है अपने बच्चों को लेके। मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, कम से कम 5 साल हो गए इस मसले में। मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ रुकी हुई हैं इनकी, और जब ये जेल चले गए थे, कभी इनके दोस्त हमारे यहाँ राशन पानी भरवा रहे थे, जो मेरी चीज़ ज्वेलरी जो थी वो मैंने सब सेल करके बच्चों को खिलाने में सब चला गया, जो कुछ इनको निकालने में। फिर उसके बाद भी कभी ऐसा भी वक्त आया है कि हम लोग बिल्कुल भूखे सोए घर पर, हमारे यहाँ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, यहाँ तक कि हमारी मोहल्ले की आंटी है वो खाना लेकर आई है बच्चों के लिए। ये सिचुएशन इन लोगों ने हमारे साथ कर दी है। 5 साल से पढ़ाई रुकी हुई है, कोई पढ़ाई नहीं है इनकी। अभी भी इनको हमने पहले ये वुडबाइड में अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद वहाँ से हटे, मोहल्ले का एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ मैं इनको भेज रही हूँ। उसमें भी अब ये जो इनके मसले हैं, तो उसमें ये लोग बच्चे अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे साथ दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। तुम बताओ बाबू, उस वक्त में कहाँ पर थी जब पुलिस तुम्हारे घर के दरवाजे पर आके खड़ी थी और दरवाज़ा पीट रही थी? मैं घर में किचन में थी, बर्तन धो रही थी। तो क्या बोला उसने? उन्होंने कहा था कि जल्दी से गेट खोलो। क्यों खोलोगे? मैंने बोला कि अभी मम्मा घर पे नहीं है अंकल, मैं गेट नहीं खोल रही। तो उन्होंने बोला कि खोलो गेट, हम तो यही लिख देंगे यही लिख देंगे कि ये जब भी आते हैं हम ये गेट नहीं खोलते। और ये एब्यूज़, उसके बाद जब हमने थोड़ा मना किया, उसके बाद वो एब्यूज़ करने लगे थे, गाली देने लगे। जी। तुम बता बाबू, पढ़ती हो कि नहीं अभी? किस क्लास में पढ़ती हो? 8th में। और तुम्हारी मम्मी बोल रही थी कि लगातार पिछले 5 सालों से तुम लोग इधर उधर भाग रही हो, दौड़ रही हो, तो पढ़ाई भी नुकसान होता है इससे? जी। तो क्या कुछ कहोगी पुलिस के बारे में? जी, वो हमें इसी परेशान करते रहते हैं, हम पापा को कभी भी ले जाते हैं जहाँ मिलते हैं। अच्छा जी। तुम बोलोगे बेटा? ये बहुत डरती है मेरी बच्ची की, थोड़ा सा रहती है, इसकी तबीयत सही नहीं रहती। तबीयत सही नहीं रहती? नहीं, इसकी तबीयत सही नहीं रहती। ये पुलिस भी कभी घर पे आती है तो एकदम बेहोशी की हालत में चली जाती है, ये इसकी ऐसी कंडीशन है। ये नहीं, इसकी हम लोग इसको फेस भी नहीं करने देते हैं पुलिस का, अंदर ही रखते हैं इसे। एक बार तो इतनी हद हो गई थी, मेरा बच्चा है, अभी 6 महीने पहले की बात है, इसको भी ले गए थे पुलिस वाले, बाहर ले गए थे, इससे पूछताछ कर रहे थे बच्चे से। हाँ, इससे पूछताछ कर रहे थे। तुमसे पुलिस पूछताछ कर रही थी? क्या पूछ रहे थे बेटा? बताओ अंकल को क्या पूछ रहे थे पुलिस? जब आपको ले गए थे, जब आप बेड पे बैठे थे, जब पुलिस वाले अंकल ले गए, जब आंटी पीछे पीछे गई थी, तो क्या कहा था पुलिस अंकल ने आपसे? क्या पूछ रहे थे? पापा किधर है? पापा किधर है? इस तरीके से बच्चे भी इसमें डर जाते हैं। मतलब हम लोग, मैं अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ सेफ नहीं हूँ, अकेली रहती हूँ, और ये जब दिल करता है इनका अपने घर की तरह घुसते हैं ये घर में पूरी फोर्स के साथ। ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड कितने बड़े क्रिमिनल हैं। इनकी 2-2 गाड़ियाँ भर के आती हैं, जिसमें कोई लेडीज़ पुलिस नहीं होती, डायरेक्ट घर के अंदर घुसते हैं। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनके मुकदमों में सही जांच करा के, अगर हम कसूरवार हैं तो हमें सज़ा दीजिए, वरना फिर हमें न्याय दीजिए। इस मसले को ख़त्म करें, हमें चैन और सुकून की ज़िंदगी जीने दें, जिए और हमें जीने दें सुकून से। क्या समस्या है, क्यों यहाँ जंतर मंतर पहुँच गया आप? समस्या ये है कि मुकेश पालीवाल और पुनीत पालीवाल 2 व्यक्ति हैं जो 2017 में आगरा से ITO ऑफिस पे दलाली करते थे, वहाँ से भगाए गए और रामघाट रोड पे एक हॉस्पिटल खोला, गीतांजलि हॉस्पिटल के नाम से। उसके बाद इन्होंने एक टीम बनाई, टीम बनाने के बाद हर सरकारी हॉस्पिटल में छोटी छोटी टीमें बनाई, ऐसी एक मेडिकल पे टीम बनाई इन्होंने। मेडिकल पे जो हेड बनाया उसको दीपक शर्मा नाम के व्यक्ति को एक हेड बनाया, और उसके नीचे 5-6 लोग रख दिए। ऐसी मेडिकल पे जो हमारी 3 गाड़ियाँ चलती थी एम्बुलेंस, अब सभी एम्बुलेंस वालों को इनके पक्ष में काम करता है तो इनका आदमी है, और जो इनके पक्ष में काम नहीं करता था तो उस पर ये किसी दिन कभी किसी से किसी आए दिन कोई ना कोई आरोप पुलिस से सेटिंग करके लगाते रहते थे, जिसमें पुलिस वगैरह इनकी सब सेट होती थी।
चौकी थाना सब सेट करने के बाद जब ये काम करते थे। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने भी जाओ तो इनकी कोई कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं था, ना थाना ना चौकी। तो इन सब झमेले में आप कहाँ से पड़ गए? इसी तरीके से इन लोगों ने कहा, प्रेशर मुझ पर बना कि भाई तुम्हारी गाड़ी से जो पेशेंट जाता है वो पेशेंट गीतांजलि डाला करो। आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मेरा काम, मेरे पास 3 गाड़ी थी एम्बुलेंस जो ड्राइवर चलाते थे जी। अच्छा। उसी को लेके इन लोगों का प्रेशर आए दिन मुझे बनता था कि ये जो है पेशेंट जो हमारी गाड़ी में जाते हैं मेरे यहाँ डालो तुम, मेरे यहाँ यानी कि गीतांजलि हॉस्पिटल पहुँचाया करो। तो गीतांजलि के एडमिनिस्ट्रेशन बोलते थे ये बात या फिर पुलिस बोलती थी? ये गीतांजलि के एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते थे, सिमाल अहमद जो हेड कांस्टेबल था वो भी बोलता था, और दीपक शर्मा और उसके वहाँ के खड़े हुए लोग सब बोलते थे इस बात को। अच्छा जी। क्या हुआ उस बात को जब मैंने कहा कि भाई पेशेंट जहाँ जा रहा है जाने दो। बोले कि हम सबको पैसे दे रहे हैं, 12,000 रुपये देते हैं, तुम भी लो। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे गाड़ी जाती है, मैंने 12-13,000 रुपये में, कभी 10,000 रुपये में कम से कम मेरी गाड़ी जाती है दिल्ली। मैं 4,000 का खर्च आता है, 6,000 रुपये गाड़ी बेचती है, मैंने 2-3 चक्कर लगाती हैं गाड़ी मेरी, मेरे वैसे भी 30,000 रुपये आते हैं, मैं क्यों करूँ तुम्हारे चक्कर में? इस चीज़ को लेके ये मुझसे आए दिन कुछ ना कुछ मसला बनाते रहते हैं। आपकी जो गाड़ी लगी रहती थी वो अस्पताल के सामने लगती थी? हाँ जी, मतलब सरकारी अस्पताल जी, मेडिकल कॉलेज में, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जी। अब इसी चीज़ को लेकर अभी कुछ दिन जब ये चलता रहा, इन्होंने कई मुकदमे भी मुझ पर उल्टे सीधे करवाए भिन्न लोगों से, दूसरे लोगों से, तो उनमें कभी अहवाल लग गई, हमेशा झूठे साबित हुए, ख़त्म हो गए वो वहीं के वहीं। लेकिन 2021 में एक ऐसा ही आया, नौशाद अली जकरिया चौकी पर। अच्छा। ऐसा ही नौशाद अली जकरिया चौकी पर आया, और उस जो पहले से इनका बंदा एक सेट था, हेड कांस्टेबल सिमाल अहमद, उसने उनको दोनों को बैठ के अपनी सेटिंग करी, और पूरी गीतांजलि हॉस्पिटल के मालिक को वगैरह को, दीपक शर्मा को, पूरी टीमें बैठी और उनको बोतल में उतारने के बाद बोले कि यहाँ से बहुत मोटी पैदा होती है। अभी आपने सुना, और ये जो वाक़या है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है। उत्तर प्रदेश में वैसे भी जिस प्रकार से राजनीतिकरण होता है जाति धर्म को देख करके, तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो मसला अभी है ये कोई पॉलिटिकली नहीं है, ये इंडिविजुअली है। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर उठना चाहता है, लेकिन उसको गिराने के लिए किस प्रकार से जो पुलिसिया कार्रवाई होती है, और ख़ासकर पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको इस पर सोचना चाहिए, चूँकि ये कोई पॉलिटिकली इशू नहीं है, ये इंडिविजुअली है, किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसे कम से कम निष्पक्ष होकर इस जो परेशान, पीड़ित, लाचार परिवार को मदद करना चाहिए। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।